टेस्ट हमारी तरफ से आयोजित किया जा रहा है काव्यशास्त्र पे। यह टेस्ट अब निरंतर चलेगा, यह टेस्ट अब हमेशा चलेगा, यह टेस्ट अब हमेशा चलेगा। इसको हम साप्ताहिक करने वाले हैं। तो आपको टोटल 50 प्रश्न दिए जाएंगे और समय 45 मिनट रहेगा। जब 100 प्रश्न देंगे तो समय आपका 90 मिनट हो जाएगा। तो काव्यशास्त्र के प्रश्न रहेंगे, काव्यशास्त्र के प्रश्न रहेंगे, या तो व्याकरण के प्रश्न रहेंगे या तो भाषा विज्ञान के प्रश्न रहेंगे। बस यही 3 टॉपिक हम कवर करते हैं। इसके अलावा हम साहित्य का इतिहास नहीं कवर करेंगे, जो भी कुछ है, न तो विधाएं कवर करेंगे। प्रश्नों को हम सॉल्व करवा देंगे, जो घटना चक्र के प्रश्न हैं, जो युद्ध के प्रश्न हैं, उसको हम सॉल्व करवाएंगे। लेकिन हम आपको जहाँ से आपकी गलतियाँ बार बार होती हैं, काव्यशास्त्र को देखेंगे, काव्यशास्त्र को, भाषा विज्ञान और व्याकरण को, भाषा विज्ञान और व्याकरण को। व्याकरण आप कहीं भी पढ़ने जाते हैं तो हम देखते हैं आपको समस्या होती है, आप रस पहचानने में परेशान हो जाते हैं, अलंकार पहचानने में आपको दिक्कत होती है। व्याकरण के प्रश्नों में लिंग आ गया तो तब भी आपको समस्या होती है। तो हम सोच रहे हैं कि सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाए। आपका प्रश्न 2 प्रश्न से चयन रुक जाता है और कोई सही से पढ़ाता भी नहीं इन टॉपिक को। तो चलिए देखिए, आपको ये भी समस्या होती है कि काव्यशास्त्र में क्या क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। सारी चीज़ों को हम बताएंगे, सारी चीज़ों को हम बताएंगे काव्यशास्त्र की क्लास में जब आएंगे आप। तो देखिए, इस टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। इस टेस्ट में 1 से लेकर 5वीं रैंक लाने वाले विद्यार्थियों को हमारी तरफ से, संस्था की तरफ से प्रशस्ति पत्र देकर उनको सम्मानित किया जाता है जाएगा। ये पहला टेस्ट 16 अगस्त को दोपहर 2 बजे होगा। इसमें 50 प्रश्न होंगे, 45 मिनट का समय होगा, माइनस मार्किंग रहेगी 1/3। जिस आयोग के तर्ज पे यह टेस्ट होगा, आयोग की तरह यह टेस्ट होगा। आगे से हम प्रश्नों की संख्या 90 कर देंगे। चलिए 90, 100 की जगह 90 कर देंगे, 1/3 की माइनस मार्किंग कर देंगे। स्कोर आपका आयोग की तरफ से जो भी 3 अंक का एक स्कोर रहता है, तो 3 अंक का हम एक प्रश्न 3 अंक का भी कर देंगे। सारी चीज़ें हम आयोग के पैटर्न पर कर देंगे। बस केवल इसमें भाषा विज्ञान, व्याकरण और काव्यशास्त्र के प्रश्न रहेंगे। तो देखिए, इस टेस्ट से जुड़ने के लिए नंबर दिया गया है ना, 70 68 62 0 242 81 12 35 34 35। तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर देंगे। आप मैसेज कर दीजिएगा कि हमें टेस्ट से जुड़ना है, तो आपको टेस्ट से जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो चल रहे हम आगे। देखिए, एक घटना चक्र की सीरीज चल रही है। हमने आपको बताया कि हम घटना चक्र के प्रश्नों को सॉल्व करवा रहे हैं प्रतिदिन। इसमें हम 40 प्रश्न लेते हैं, 40 से ज़्यादा प्रश्न नहीं लेते हैं। कभी कभी हो गया 50 प्रश्न 60 प्रश्न ले लिए, तो ऐसा बहुत ये समझ लीजिए जल्दी होता नहीं है कि हम 50 60 70 प्रश्न ले लें। 40 प्रश्न से ज़्यादा हम नहीं लेते। यह प्रतिदिन लाइव क्लास होगी, यह प्रतिदिन लाइव क्लास होगी। तो ठीक है, क्लास संख्या 6 है। अभी तक जो क्लास हो चुकी है, क्लास संख्या 6 है। तो इसमें हम विशेष कवरेज करेंगे, काव्यशास्त्र, व्याकरण, भाषा विज्ञान। फिर उसके बाद हम साहित्य को देखेंगे। साहित्य को अभी तो हमारा विशेष चल रहा है, उसके बाद साहित्य को, गद्य की विधाओं को देखेंगे। क्लास और नोट्स पूर्णतः निःशुल्क है। जो भी हम नोट्स, यही जो बोर्ड वाला नोट्स है, इसी नोट्स को हम डाल देते हैं। तो क्लास और नोट्स पूर्णतः निःशुल्क रहती है। तो चलिए, इसमें हम देखिए, हम टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी, जीआईसी, बीपीएससी टीचर जो आने वाली 2026 की भर्ती है, हम उसी को कवर करेंगे। बिहार की हो चाहे उत्तर प्रदेश की हो, देखिए सारी क्लासें निःशुल्क हैं। जो भी टेस्ट होता है निःशुल्क होता है। हमारी तरफ से 1 भी रुपया का चार्ज आपसे नहीं लिया जाता है, 1 भी रुपया का चार्ज नहीं लिया जाता है। हम काव्यशास्त्र पे टेस्ट करवाते हैं, भाषा विज्ञान, व्याकरण पे। चलिए, टेस्ट में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जो नंबर दिया गया है, या तो इस नंबर पे संपर्क करिएगा या तो उस नंबर पे। चलिए आगे चल रहे हैं। देखिए, कहाँ तक हम प्रश्न देख चुके थे, शायद 1 मिनट, हम 78 प्रश्न तक देख चुके थे। चलिए 78 के बाद देख रहे हैं। 78 के पहले वाली आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। 78 के पहले वाली प्लेलिस्ट में आपको वहाँ देखने को मिल जाएगी, तो आप देख लीजिएगा भाई, समय नहीं देंगे। 78 प्रश्न तक हमारा हो गया था। 78 प्रश्न, 31, 48, 53, 60, 82। तो हाँ, 78 तक ये हो गया था, ये प्रश्न हो गया था। इसमें हमने बताया था कि इसमें घनानंद होंगे, यहाँ तक हो गया था घनानंद। फिर उसके बाद 79, सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन, सीख लीनो जस आ प्रताप को कहानी है,
सीख लीनो जस आप प्रताप को कहानी है, सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन। अब देखिए इसमें होता क्या है, इन पंक्तियों में आप पहले उत्तर बताते रहिए। इन पंक्तियों में, चलिए मैसेज कर दीजिए आप, अब चल रही हम बता रहे हैं। इन पंक्तियों में कवि ठाकुर ने अपनी प्रेमिका के सौंदर्य और चतुराई का वर्णन किया है। इन पंक्तियों में, ये ठाकुर की पंक्ति है, इसमें ठाकुर अपनी प्रेमिका के सौंदर्य और चतुराई का वर्णन किया है। देखिए, सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन, सीख लीनो जस आप प्रताप को कहानी है। तो यह ठाकुर की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ठाकुर के बारे में अगर हम बात करें तो ठाकुर की रचना ठाकुर ठसक करके है। ठाकुर की एक पंक्ति और पूछी जाती है, देखिए लिख लीजिए, दो पंक्ति इनकी बार बार ये जो लिखे हैं, एक तो ए हो गई, एक और सेवक सिपाही, देखिए लिख दे रहे हैं सेवक सिपाही, आप लिख लीजिएगा। ये दो पंक्ति बार बार पूछी जाती है, टीजीटी की बहुत लोकप्रिय पंक्ति है। सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के, हम उन राजपूतन के, राजपूतन के सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के दान, इद्दा लिखा है, दान युद्ध, कहीं कहीं युद्ध मिलेगा तो युद्ध जुर्बे, 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 जुर्बे जे, जे, एक मिनट एक शब्द छूट गया, जुर्बे, जुर्बे में नेकू, नेकू, नेकू न मुरके, मुरके। देखिए अब पढ़ रहे हैं, इसको आप सुन लीजिए, कहीं स्पेलिंग में एरर होगा तो आप सही कर लीजिएगा। सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के, सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के, दान युद्ध जुर्बे में नेकू न मुरके, कि ये कह रहे हैं हम ऐसे राजपूत राजाओं के सेवक या सिपाही हैं। देखिए, सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के, ए ठाकुर कह रहे हैं कि हम ऐसे राजपूत राजाओं के सेवक सिपाही हैं जो युद्ध के मैदान में, जो युद्ध के मैदान में, देखिए लिखा है ना, दान युद्ध जुर्बे में नेकू न मुरके, जो युद्ध के मैदान में लड़ने और दान देने के समय जरा भी पीछे नहीं हटते। देखिए, दान युद्ध, दान युद्ध, जो युद्ध के मैदान में और दान देने में, नेकू मतलब नहीं, न मुरके, ना नेकू मतलब, देखिए नेकू मतलब क्या होता है, तनिक भी, थोड़ा भी, तनिक भी, तनिक या थोड़ा कर लीजिए, नहीं नहीं होता है, तनिक या थोड़ा, थोड़ा। देखिए ये कह रहे हैं कि सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के, दान युद्ध जुर्बे में नेकू न मुरके, कि मतलब हम थोड़ा, थोड़ा सा भी, देखिए तनिक भी न मुरकते हैं, न मुरकते हैं, न तो दान देने में, न युद्ध में, न दान देने में, न युद्ध में। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये दो पंक्ति बार बार पूछी जाती है। सबसे ज़्यादा टीजीटी की लोकप्रिय पंक्ति की बात करें तो यह 2016 में शायद पीजीटी में भी पूछी गई थी, DSSB में तो बार बार आती है, डी कर लीजिएगा, DSSB। ये पंक्ति सेवक सिपाही ढेल बनाए वाली एक पंक्ति इनकी है, हम उसको बता देंगे अभी। चलिए, सीख लीनो मृग, सीख लीनो मृग, सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन, ये वाली पंक्ति और ये वाली पंक्ति और ढेल बनाए वाली, ये तीन पंक्ति बार बार पूछी जाती है। आगे चल रहे हैं। भिखारी दास की रचना बताइए, भिखारी दास की रचना बता दीजिए, भिखारी दास की रचना बता दीजिए। चलिए, एक घनानंद के बारे में पूछ रहे हैं, देख लीजिए घनानंद के बारे में, एक पेज ले रहे हैं। देखिए घनानंद, घनानंद बहुत ही इम्पोर्टेंट कवि हैं, देख लीजिए, जब आप देख ही रहे हैं आप विकल्प में घनानंद, घनानंद, घनानंद की बात कर रहे हैं। घनानंद की बात करें तो यह, इनसे प्रश्न देखिए, पीजीटी 2004, 2011, उसके बाद दिल्ली पीजीटी 2015, एनबीएस 2014, फिर पीजीटी 2002, टीजीटी 2011, टीजीटी 2002 में ही देखिए दो प्रश्न आए थे, पीजीटी 2010, एनबीएस पीजीटी 2019। तो मतलब हमेशा इनसे प्रश्न बनता है। तो इनकी प्रेमिका की बात करें तो प्रेमिका, प्रेमिका की बात करें तो सुजान है, सुजान,
सुजान। प्रेमिका, प्रेमिका लिख लीजिएगा भैया, प्रेमिका, प्रेमिका लिख लीजिएगा, एक का है प्रेमिका। प्रेमिका का नाम सुजान, घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था। अगर आश्रयदाता राजा की बात करें, आश्रयदाता राजा जिनके आश्रय में रहते हैं, आश्रयदाता, आश्रय, मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला, रंगीला लिख लीजिएगा भाई, मोहम्मद शाह रंगीला तो आप लिख ही सकते हैं। अब आगे, और इनके 21 संप्रदाय में दीक्षित थे, तो ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। निम्बार्क, निम्बार्क, निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। चलिए इनके बारे में और जान लेते हैं। देखिए घनानंद के ही बारे में हम देख रहे हैं। देखिए घनानंद, घनानंद की और बात करें, घनानंद के बारे में और बात करें, अगर इनके उपनामों की बात करें, उपनाम, उपनाम की बात करें, घनानंद के उपनाम की बात करें, तो प्रेम के पीर का कवि, प्रेम के पीर का कवि, पीर का कवि, का कवि, प्रेम के पीर का कवि। दूसरा उपनाम देखें तो दूसरा उपनाम साक्षात रसमूर्ति, साक्षात, साक्षात रसमूर्ति, रसमूर्ति, साक्षात रसमूर्ति। ये दोनों शुक्ल कहे हैं, शुक्ल, शुक्ल कहते हैं। फिर उसके बाद इनको प्रेम की यातना का कवि, प्रेम की यातना का कवि, यातना का कवि, का कवि, कवि बच्चन सिंह ने कहा है, बच्चन, बच्चन सिंह, बच्चन कहते हैं। अगर इनकी रचनाओं की बात करें, जो बार बार एग्जाम में पूछी जा रही है, उन्हीं रचनाओं की हम बात करेंगे। देखिए घनानंद की रचनाओं की बात करें तो सुजान हित, सुजान हित, सुजान हित। उसके बाद अगली रचना सुजान सागर, सुजान सागर, सागर। फिर इनकी और रचना विरह लीला, विरह लीला, विरह लीला हो गई। कोकसार, 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 कोकसार। अगली रचना की बात करें तो रस केली वल्ली, रस केली, केली वल्ली, वल्ली, रस केली वल्ली। उसके बाद कृपाकंद, कृपाकंद, कृपाकंद इद्दा है, कृपाकंद है। फिर उसके बाद बात करें यमुना यस, यमुना यस, यमुना यस। फिर इनकी एक रचना वियोग वेली है, वियोग, वियोग वेली, वेली। देखिए भैया इनसे प्रश्न हम आपसे बता रहे हैं कि 2002 हो गया, 2011 हो गया, फिर 2011 के बाद NBS में पूछा गया था 19 में, फिर PGT 10 में पूछा गया था, PGT 10 में। तो TGT के बहुत ही लोकप्रिय कवि हैं, TGT PGT क्या सभी एग्जामों के बहुत लोकप्रिय कवि हैं घनानंद। घनानंद के बारे में आप देख लीजिए, यही था घनानंद के बारे में। अब देखिए प्रश्न क्या था पहला, विस्तार से चलते हैं इसीलिए समय लग जाता है। देखिए तो प्रश्न इसमें ठाकुर सही होगा, घनानंद के बारे में बता दिए। अच्छा द्विजदेव के बारे में बता दें, चलिए देख लीजिए द्विजदेव को, देख लीजिए जब रिवीजन कर रहे हैं तो थोड़ा सा। 77 नंबर प्रश्न कहाँ से आ गया, 82, 83, चलिए जो भी आएगा देखेंगे। 77 हो चुका था ना। देखिए द्विजदेव, द्विजदेव की बात करें, द्विजदेव इनकी रचनाओं, इनका मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम मान सिंह था। मान सिंह पूछा जाता है TGT जैसे एग्जामों में कि द्विजदेव का मूल नाम क्या था या मान सिंह किसे कहा जाता था। इनकी रचनाओं की बात करें तो श्रृंगार चालीसा, श्रृंगार, श्रृंगार
चालीसा, चालीसा। श्रृंगार चालीसा, श्रृंगार बत्तीसी, श्रृंगार गार बत्तीसी, बत्तीसी, श्रृंगार बत्तीसी, ये ब कर लीजिएगा। उसके बाद इनकी एक रचना और है, श्रृंगार लतिका सौरभ, श्रृंगार गार लतिका, लतिका सौरभ, सौरभ, सौरभ। ये एक रचना पूरा एक ही में रहेगा, 3 रचनाएं हैं। शुक्ल ने कहा है कि द्विजदेव ब्रजभाषा के अंतिम श्रृंगारी कवि हैं। शुक्ल जी कहते हैं द्विजदेव ब्रजभाषा के अंतिम श्रृंगारी कवि हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। 80 नंबर प्रश्न देखिए, भिखारी दास की रचना है, तो भिखारी दास की कौन सी रचना है बताइए। रस विवेक तो है ही नहीं, बताइए। काव्य सिंधु है ही नहीं है, अब बताइए, बताइए। तो काव्य निर्णय भिखारी दास की रचना है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नैन नचाए कही मुस्काए लला फिर अइहें खेलन होरी, नैन नचाए कही मुस्काए लला फिर अइहो, अइहो, अइहो खेलन होरी, नैन नचाए कही मुस्काए लला फिर अइहो खेलन होरी। बताइए किसकी पंक्ति है, बताइए किसकी पंक्ति है। चलिए भैया मैसेज करिए जल्दी जल्दी। तो यह पद्माकर की पंक्ति है, पद्माकर की, बार बार पूछी जाती है। टीजीटी, टीजीटी, पीजीटी में ये प्रश्न बार बार आता है। जिन प्रश्नों को हम कह रहे हैं बार बार आता है वो आपका गड़बड़ नहीं होना चाहिए। बार बार हम कह रहे हैं कि प्रश्न आते हैं तो आते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी, बताइए, मैसेज करते रहिए, बताइए। सन नहीं लिख रहे हैं, बताइए, सन छोड़ दे रहे हैं। फोर्ट संस्थापक की बात करें, थापक, संस्थापक, संस्थापक की बात करें, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली, वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली। चलिए कब हुई थी, 10 जुलाई 1800 को, 10 जुलाई, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 10 जुलाई 1800 को हुई थी। देखिए कहीं है, कहीं नहीं है बी में, 10 जुलाई 1800। इसमें भाषा मुंशी या भाषा पंडित, भाषा मुंशी या भाषा पंडित, सदल मिश्र, सदल मिश्र, सदल मिश्र या भाषा के अध्यापक सदल मिश्र, और सदल मिश्र और लल्लू लाल, लल्लू लाल थे, लल्लू लाल, लल्लू लाल कर लीजिएगा, लाल। तो भाषा मुंशी जब पूछा जाए, मुंशी, मुंशी कर लीजिएगा। भाषा मुंशी या भाषा अध्यापक या भाषा पंडित की बात करें तो सदल मिश्र और लल्लू लाल थे। तो फोर्ट विलियम की कॉलेज की स्थापना 10 जुलाई 1800 को हुई थी। इसके संस्थापक लॉर्ड वेलेजली थे, लॉर्ड वेलेजली थे, लॉर्ड वेलेजली थे, लॉर्ड वेलेजली थे। तो लॉर्ड वेलेजली थे। इसकी कहाँ हुई थी इसकी स्थापना, कलकत्ता में, कलकत्ता में हुई थी। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य, स्थापना का उद्देश्य देखें तो आप सुन लीजिए वैसे ही, अंग्रेजों को भारतीय रीति रिवाजों, संस्कृति एवं भाषाओं का ज्ञान करवाना था, ताकि भारत में अंग्रेजी शासन को सुदृढ़ किया जाए, मजबूत किया जाए। फिर नवागत ICS अधिकारियों को हिंदुस्तानी भाषा का ज्ञान करवाना, अंग्रेजों को भारतीय साहित्य से परिचित करवाना, यही सारी चीज़ें थी। तो इसमें देखेंगे एक प्रश्न ये आता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज में प्रोफेसर थे, हिंदुस्तानी भाषा के प्रोफेसर थे, तो जॉन गिल क्राइस्ट थे। जॉन गिल क्राइस्ट की 2 रचनाएं बार बार पूछी जाती थी। हम उसको पिछले वाले प्रश्न में हम आपको बता दिए थे। भाई कौन कौन सी 2 रचनाएं हैं, अगर आप जानना चाहें तो मैसेज करिए, नहीं तो हम चल रहे हैं। जॉन गिल क्राइस्ट की 2 पुस्तकें, अच्छा लिख दें, 1 मिनट। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी, ए डिक्शनरी ऑफ, 2021 में पूछा गया था। ए डिक्शनरी ऑफ, डिक्शनरी स है इसमें जुड़ा रहेगा, डिक्शनरी, डिक्शनरी आप लिख लीजिएगा। ए डिक्शनरी ऑफ, ए डिक्शनरी इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी, 1 मिनट फिर से लिख रहे हैं, लिख दें। देखिए ए डिक्शनरी, यहाँ बिंदी लगा दीजिएगा, डिक्शनरी, डिक्शनरी,
ए डिक्शनरी एंड ए डिक्शनरी इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी गिलक्राइस्ट की 2-3 रचनाएं पूछी जाती हैं, वो बता दे रहे हैं आपको, नहीं तो आप परेशान होते हैं कौन सी रचना पढ़ें, गिलक्राइस्ट की कौन छोड़े। देखिए, जो भी फोर्ट विलियम कॉलेज से अगर किसी से प्रश्न आएगा तो भाषा मुंशी पूछे जाएंगे या तो ये पूछे जाते हैं गिलक्राइस्ट, बस। और आप फालतू की चीज़ें पढ़कर आप खुद परेशान होते हैं। फालतू की चीज़ें पढ़कर आप प्रश्न करके देखिएगा, अगर कहीं कोई प्रश्न और अतिरिक्त मिल जाएगा तो हमें बताइएगा। हायर वगैरह में भले पूछे जाए किसके उद्देश्य क्या है। तो दूसरी रचना इनकी पूछी जाती है, द हिंदी मैनुअल, द हिंदी मैनुअल करके है। फिर और इनकी एक रचना पूछी जाती है डायलॉग्स इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी नीचे लिख दे रहे हैं, हिंदुस्तानी। और एक इनकी ग्रामर की पुस्तक पूछी जाती है, ए ग्रामर ऑफ दी हिंदुस्तानी लैंग्वेज विद ए सप्लीमेंट, आप लिख लीजिएगा, ए ग्रामर ऑफ दी हिंदुस्तानी लैंग्वेज विद ए सप्लीमेंट। यही पुस्तकें इनकी बार बार पूछी जाती है, आप फालतू की चीज़ें पढ़ लेते हैं। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक का नाम बताइए, इसमें तो बता ही दिए थे। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक का नाम बताइए भैया। प्रश्न संख्या 83। तो राम प्रसाद निरंजनी, इसका रचना काल 1741 था, 1741 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। राम प्रसाद निरंजनी, देखिए बिस्मिल्लाह लिख, राम प्रसाद निरंजनी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए, राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया, हिंदी का पहला कवि किसे माना है बताइए। पुष्पदंत को, हेमचंद को कि सरापा को, विद्यापति को? तो सरापा को। सरापा की रचना है दोहा कोश। इसका संपादन प्रबोध चंद बागची ने किया था। चलिए आगे चल रहे हैं। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया बताइए। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया बताइए। रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल बताइए। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 80 नंबर फिर आ गया। भिखारी दास की रचना है काव्य निर्णय। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 87 उल्टा सीधा चल रहा है। चलिए 87 मेल कराइए। सूची 1 का सूची 2 से मेल कराइए। चलिए क बताइए किसका। क 10 कुमार चरित किसका है। 10 कुमार चरित के लेखक दंडी हैं, तो इसका मतलब कौन सा हो जाएगा। क में 3 नंबर। फिर उसके बाद नैसिधी चरित के लेखक श्रीहर्ष हो जाएंगे। ख का बताइए। ख में कौन सा हो जाएगा 1 नंबर। उसके बाद जो बच गया उत्तर रामचरितम किसके लेखक भवभूति। ग के लेखक ग में 2 नंबर कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब देखिए क में 3 कहाँ मिल रहा है, तो इसी में मिल रहा है। देखिए ख में पहला, इसी में ग में भी दूसरा। तो ये सारी रचनाएं हो गई। 87 नंबर में हम देख लिए। 87 नंबर में अब देखिए एक चीज़ और आपको बता दें। अगर हम उत्तर रामचरितम की बात करें तो यह करुण रस प्रधान रचना है। यह किसकी रचना है। मामा उत्तर 1077 भवभूति। एक ट्रिक बनाए थे। मामा उत्तर 1077 भवभूति लिखिएगा भाई।
भवभूति, भवभूति, भूति। मामा उत्तर 1077 भवभूत प्रमाणज्ञ, पद वाक्य प्रमाणज्ञ, पद वाक्य वाक्य प्रामाणज्ञ, प्रमाणज्ञ कर लीजिएगा, प्रमाणज्ञ। ये ट्रिक बनाए थे, इसमें शुद्धि अशुद्धि मत ढूंढिएगा। मामा मतलब मालती माधव, मालती मालती माधव ना, माधव। फिर उसके बाद एक म है महावीर चरितम, महावीर चरितम, चरितम। देखिए उत्तर रामचरितम से उत्तर रामचरितम, उत्तर रामचरितम से उत्तर रामचरितम, उत्तर राम चरितम। अब देखिए, अब एक कोड बना है 1077, तो शुरू में एक माँ के ऊपर 10 लिख लीजिए, उसके बाद 77। देखिए 7 अंक, महावीर चरितम में 7 अंक, मालती माधव में, मालती माधव महावीर चरितम, तो इस तरह से 1077। मामा उत्तर 1077, मामा उत्तर 1077। तो ट्रिक बन गया, मामा उत्तर 1077 भवभूत पदवाक्य प्रमाणज्ञ, पदवाक्य देखिए पदवाक्य प्रमाणज्ञ इनकी उपाधि थी, पदवाक्य प्रमाणज्ञ इनकी उपाधि थी, भवभूत की रचनाएं सारी थी। मामा उत्तर 1077, इस तरह से आप कोड बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा। भाई उत्तर रामचरितम में क्या है, उत्तर रामचरितम में क्या है, मैसेज करिए उत्तर रामचरितम में क्या है। 7 अंक है ना, यह करुण रस प्रधान रचना है, बताइए। शांत रस, करुण रस प्रधान रचना है, शांत रस, बताइए। चलिए आइए लिखवा ही दी, 60 में लिख लीजिएगा। उत्तर रामचरितम, उत्तर राम चरितम की बात करें, चरितम की बात करें तो यह करुण रस प्रधान रचना है, इसमें 7 अंक है। अब देखिए इसके कथानक की बात करें तो इसमें राम के वन गमन के बाद, राम के वन गमन और प्रत्यागमन, राम के वन गमन या आगमन के बाद राजगद्दी पाने से लेकर सीता मिलन तक की संपूर्ण कथाएं चित्रित हैं। देखिए फिर से कथानक इसका लिख लीजिए। इस रचना में राम के वन गमन और आगमन के बाद राजगद्दी पाने से लेकर सीता मिलन तक की संपूर्ण कथाएं कल्पना प्रसूत घटनाएं चित्रित हैं, कल्पना प्रसूत घटनाएं चित्रित हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर बी सही हुआ था, आगे चल रहे हैं। आप 2 पे करके देखेंगे तो आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत की देखिए, भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान, बताइए। दक्षिण से उत्तर की ओर कौन प्रसारित करने के सिद्धांत का समर्थन किया था? भक्ति को दक्षिण से उत्तर की ओर प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान का नाम पूछा जा रहा है, बताइए बताइए। 88 नंबर प्रश्न है, बताइए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्यकालीन बोध का स्वरूप, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, चलिए किसकी रचना है मध्यकालीन बोध का स्वरूप? 89 नंबर, बताइए। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, आलोचनात्मक रचना है। चलिए हम देख ले रहे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक रचनाओं की बात करें, आलोचनात्मक रचनाओं की बात करें तो देखिए लिख लीजिए, जो बार बार पूछी जा रही वही हम बता रहे हैं। तो इनकी सूरदास है, सूरदास। रचना काल कहिए तो बता दें, 39 में है। चलिए लिख लीजिए। एक कबीर करके है, कबीर के लेखक 1942 में है, आप जानते हैं, बार बार पूछी जाती है ये प्रश्न। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना, अगर आलोचनात्मक रचना पूछी जाएगी तो यहीं से पूछी जाएगी। एक है हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका आप जानते हैं, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और उसका विकास, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, लिख लिए। फिर से बोल दें, सूरदास, फिर देखिए सूरदास लिखा है, फिर कबीर लिख लीजिए, हिंदी साहित्य की भूमिका लिख लीजिए, हिंदी साहित्य का आदिकाल लिख लीजिए, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास लिख लीजिए। तो देखिए जो चीज़ आप जानते हैं उसको आप इतिहास में तो 3 रचनाएं पढ़े हैं। देखिए अब नाथ साहित्य, नाथ संप्रदाय करके हैं, नाथ संप्रदाय,
नाथ संप्रदाय के लेखक हैं। ये इनकी आलोचना है। कालिदास की लालित्य योजना, कालिदास की लालित्य योजना, लालित्य योजना। देखिए आलोचनात्मक रचना है, अगर प्रश्न आएगा तो इसी में से आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। मध्यकालीन बोध का स्वरूप, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, मध्यकालीन बोध का स्वरूप। एक हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक रचनाएं हो जाती हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक रचनाएं। हजारी प्रसाद द्विवेदी को 60 में एचपीडी लिखेंगे हम लोग समझने के लिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी, अगर इनके मूल नाम की बात करें तो मूल नाम इनका क्या था? वैद्यनाथ था, वैद्यनाथ। अगर उपनामों की बात करें, हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपनाम की बात करें तो व्योमकेश दरवेश, व्योमकेश दरवेश। एक और उपनाम आधुनिक बाण भट्ट इनको कहा जाता था। आधुनिक बाण भट्ट लिख लीजिएगा, ये भ है। आधुनिक बाण भट्ट, हलंत लगा लीजिएगा। आधुनिक बाण भट्ट लिखा है। अगर इनके निबंधों की बात करें, हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की बात करें तो प्रथम निबंध इनका था बसंत आ गया, बसंत आ गया। ये प्रथम निबंध था, पहला निबंध था हजारी प्रसाद द्विवेदी का पहला निबंध। एचपीडी को पढ़ रहे हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी को। अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रहों की बात करें, देखिए निबंध संग्रहों की बात करें तो एक पेज पे देख लीजिए निबंध संग्रह। इसी में से जो हम लिखवा रहे हैं इतना महत्वपूर्ण है, समझ लीजिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें से जब भी टीजीटी वगैरह में प्रश्न आएगा तो यहीं से आपका काम हो जाएगा। इसके अतिरिक्त और कुछ आप पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, लेकिन इसको न मत भूलिएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह है। आगे निबंध लिख लीजिएगा, निबंध, यहाँ निबंध लिख लीजिएगा। निबंध संग्रह की बात कर रहे हैं तो निबंध संग्रह अशोक के फूल। उसके बाद कल्पलता है, कल्पलता हो गया। मध्यकालीन धर्म साधना, मध्यकालीन धर्म साधना, मध्यकालीन धर्म साधना। फिर विचार और वितर्क हैं, विचार और वितर्क, विचार और वितर्क हैं। फिर उसके बाद विचार प्रवाह है, विचार प्रवाह, विचार प्रवाह। कूटज है, उसके बाद कूटज, ये निबंध संग्रह हैं। कूटज, साहित्य सहचर, आलोक पर्व के लिए इन्हें 1973 में साहित्य अकादमी मिला था। लिख लीजिए 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अकादमी। तो ये इनके निबंध संग्रह हो गए, ये इनके निबंध संग्रह। अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो प्रमुख निबंध पूछा जाता है, प्रमुख जो चर्चित निबंध है उसमें है नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं। एक तो इन्ना लिखा है भैया, नाखून जो आपके हाथ में होता है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह GIC 17 में पूछा गया था। फिर उसके बाद PGT 2004 में, 2004 दिल्ली PGT 2004 में पूछा गया था। फिर उसके बाद सीरीज़ के फूल,
सीरीज़ के फूल की बात करें तो यह प्रश्न पीजीटी 2016, यूपी पीजीटी 2016, आम फिर बौरा गए, आम फिर बौरा गए, बौरा गए। देखिए यहाँ से प्रश्न बार बार आता है, यहाँ से प्रश्न बार बार आता है। आगे हम चल रहे हैं। नामवर सिंह की बात करें तो इनकी आलोचनात्मक रचनाएं लिख लीजिए। इतिहास, इतिहास और आलोचना, और आलोचना, आलोचना, इतिहास और आलोचना। कविता के नए प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान, प्रतिमान। देखिए टीजीटी में अगर प्रश्न आएगा, पीजीटी में तीन रचनाओं में से नामवर सिंह की ये 3 रचनाएं बार बार पूछी जाती है। नामवर सिंह की 3 रचनाएं बार बार कान खोल के सुन लीजिए। दूसरी परंपरा की खोज, दूसरी परंपरा की खोज। किसी भी संस्थान में इस तरह से आपको नहीं बताएंगे कहाँ से आता है। इतिहास और आलोचना, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, ये नामवर सिंह की आलोचनात्मक रचनाएं हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें, देखिए जब शुक्ल आ ही गए हैं तो देख लीजिए। रस मीमांसा, रस मीमांसा, मीमांसा, रस मीमांसा। फिर उसके बाद ये सूरदास, सूरदास, सूरदास आलोचनात्मक रचनाएं हैं। फिर गोस्वामी तुलसीदास, गोस्वामी, गोस्वामी तुलसीदास, तुलसीदास। एक और लिख लीजिए, काव्य में रहस्यवाद, काव्य में रहस्यवाद। तो हमारा प्रश्न क्या था, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, तो ये किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। हम देख लिए यहाँ तक। चलिए, पद्मावत है, पद्मावत है, बताइए क्या है, बताइए। पद्मावत महाकाव्य है। गेय रचना तो है ही नहीं, आत्मकथ्य तो है ही नहीं, तो एक त्रासदी है। पद्मावत एक त्रासदी है। चलिए, इसके सर्गों, पद्मावत में कितने सर्ग हैं? कमेंट करके आप बताइए, बताइए आप पद्मावत में कितने सर्ग हैं, उन सर्गों को क्या कहा गया है? कमेंट करके आप कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया? भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की काव्य शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया? तो किसने किया? तुलसीदास ने किया है। ऐसा तुलसीदास की। इनकी रचनाओं की बात करें तो राम जानकी, एक मिनट, रामचरित मानस, रामचरित मानस जिसमें 7 सर्ग हैं, जिसे कांड कहा गया है। फिर उसके बाद कवितावली, 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 एक मिनट, कवितावली, कवितावली, दोहावली, कवितावली, दोहावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, तो ये सारी रचनाएं तुलसीदास की हो जाती हैं। चलिए आगे चल रहे हैं। भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है, वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि मिलता है? आधुनिक काल के किस कवि मिलता है, बताइए। ये न तो हरिऔध में है, न तो रत्नाकर में है, न तो निराला में है, बताइए। ये हम मैथिली शरण गुप्त में है, मैथिली शरण गुप्त में है। टीजीटी का बहुत ही लोकप्रिय प्रश्न घुमा के पूछा जाता है। टीजीटी का बहुत ही लोकप्रिय प्रश्न है। ये दूसरी बार हो चुका है टीजीटी में, एक बार हायर में पूछा जा चुका है। चलिए, विनय पत्रिका की भाषा बताइए। विनय पत्रिका की भाषा क्या है, बताइए, मैसेज करिए। तो ब्रज भाषा है, सही है। एक प्रश्न आपका सही हो गया। विनय पत्रिका की भाषा ब्रज है। ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है, बताइए। अवधि में तो ध्रुपद गायन होता ही नहीं, न तो राजस्थानी न तो खड़ी में। ध्रुपद गायन तो ब्रज भाषा में ही होता है। चलिए, 95, बरवे नायिका भेद किसकी रचना है, बता दीजिए। बरवे नायिका भेद किसकी रचना है?
बहुत सरल प्रश्न है। तो यह रहीम दास की। बिहारी की तो बिहारी सतसई है, बिहारी सतसई सतसई है। इसमें कुल कितने छंद हैं? तो 719 छंद हैं। 713 दोहे हैं, दोहा है, प्लस 6 सोरठा है, सोरठा है। बिहारी सतसई मुक्तक रचना है, मुक्तक रचना है, मुक्तक रचना है। चलिए, केशव दास की बात करें तो रामचंद्रिका, रामचंद्रिका, रामचंद्रिका। भिखारी दास की बात करें तो काव्य निर्णय, काव्य निर्णय। चलिए अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा पूछी जा रही है। रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा, रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा बताइए। 96 नंबर प्रश्न बताइए। तो मदनाष्टक न तो राजस्थानी में है, न तो ब्रज में है, न तो अवधी में, खड़ी बोली में है, खड़ी बोली में है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए, छीत स्वामी किस धारा के कवि थे? बताइए, छीत स्वामी किस धारा के कवि थे? 1565 में उसकी स्थापना हुई थी, जिस धारा के कवि थे। तो छीत स्वामी अष्टछाप के कवि थे। इसकी स्थापना, अष्टछाप की स्थापना विठ्ठलनाथ ने 1565 ईस्वी में चार अपने पिता वल्लभाचार्य के शिष्यों को लेकर स्थापना किया था। तो अष्टछाप में टोटल 8 कवि आते हैं, जिसका कोसू परकी गोछी चंद। देखिए, एक ट्रिक भी बता दे रहे हैं आपको। ये अम्बेडकर नगर के एक दुबे हैं, वही बताए थे हमको। उनका नाम विनीत कुमार दुबे है, काफ़ी अनुभवी हैं। तो देखिए, कोसू परकी, कोसू परकी, कोसू परकी बल्लभ प्यारे, बल्लभ प्यारे, गोछी चंद नंद दुलारे, गोछी चंद नंद दुलारे, नंद दुलारे, गोछी चंद विट्ठल दुलारे, गोछी चंद विट्ठल दुलारे। देखिए गड़बड़ हो जा रहा है। विट्ठल दुलारे, विट्ठल दुलारे, दुलारे। देखिए एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। कोसू परकी, परकी, कोसू परकी बल्लभ प्यारे, गोछी चंद नंद दुलारे। कोसू मतलब बताइए, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, परकी परमानंद दास, की से कृष्णदास। लिख लीजिए, कुंभन दास, सूरदास, परकी मतलब पर मतलब परमानंद दास, की मतलब कृष्णदास। तो ये बल्लभ प्यारे 4, ये वल्लभाचार्य। गोविंद स्वामी, गो से गोविंद स्वामी, छी से छीत स्वामी, अभी आपने देखा छीत स्वामी, च से चतुर्भुज दास, न से नंददास, ये विट्ठल दुलारे। तो अष्टछाप के कवि यही हो गए। अष्टछाप की स्थापना विट्ठलनाथ ने 1565 ईस्वी में किया था। ये प्रश्न बार बार टीजीटी लेवल पे आता है। रामचंद्र वर्मा प्रसिद्ध थे। रामचंद्र वर्मा एक भाषाविद थे, एक व्याकरणविद थे। तो रामचंद्र वर्मा व्याकरण शास्त्री थे, पत्रकार थे। तो रामचंद्र वर्मा कोशकार के रूप में प्रसिद्ध थे, कोशकार के रूप में प्रसिद्ध थे। कोशकार भाषाविद, व्याकरण शास्त्री और पत्रकार के रूप में प्रसिद्ध थे। तो रामचंद्र वर्मा प्रसिद्ध थे। रामचंद्र वर्मा कोशकार के रूप में प्रसिद्ध थे। हिंदी भाषा के मानकीकरण, शुद्ध प्रयोग और शब्दकोश निर्माण में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। रामचंद्र वर्मा का योगदान मानकीकरण में और उसके बाद शुद्ध प्रयोग और शब्दकोश निर्माण में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। ये ऑप्शन नंबर डी है, यही सही हो जाएगा, कोशकार के रूप में। जब कोशकार न रहे तो आप भाषाविद भी लगा सकते हैं, भाषाविद या व्याकरण शास्त्री के रूप में। चलिए अगले प्रश्न पे 99। हिंदी शब्दानुशासन, हिंदी शब्दानुशासन शासन किसकी रचना है? इसके लेखक का नाम बताना है। हिंदी शब्दानुशासन अभी हमने बताया कि किशोरी दास वाजपेयी की रचना है, किशोरी दास वाजपेयी की रचना है। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। रीत काल की रीत सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। रीत काल की रीत सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। रीत सिद्ध कवि कौन है? बिहारी है ना, बिहारी। रीत सिद्ध कवि कौन है? बिहारी है।
तो 100 नंबर प्रश्न में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए, नहुस नाटक के लेखक, नहुस नाटक किसकी रचना है? नहुस नाटक के लेखक बताइए। नहुस नाटक गोपाल चंद्र गिरधर दास, बहुत अच्छा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। लोकायतन के रचयिता, लोकायतन के रचयिता, लोकायतन किसकी रचना है बताइए। तो यह सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आंसू, आंसू क्या है? न तो प्रबंध काव्य है, न तो अतुकांत है, इनमें से कोई नहीं। तो यह मुक्तक काव्य संकलन है, यह मुक्तक काव्य संकलन है, मुक्तक काव्य संकलन। आंसू किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, जयशंकर शंकर प्रसाद, प्रसाद की रचना है। चलिए, निराला की अंतिम कविता बताइए। निराला की अंतिम कविता बताइए। राम की शक्ति पूजा नहीं, तुलसीदास नहीं, सरोज स्मृति नहीं, तो पत्रों उत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ, पत्रों उत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ, तो यही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। कला और बूढ़ा चाँद के लेखक, कला और बूढ़ा चाँद के लेखक बताइए। इसके लिए इन्हें 1960 में साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी, अकादमी पुरस्कार भी मिला था। बताइए, कला और बूढ़ा चाँद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो यह किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन, निहार, रश्मि, नीरजा, इस तरह से है ना क्रम से। बताइए, प्रथम काव्य संकलन वह 1930 में था। यामा के लिए ज्ञानपीठ मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार, पीठ पुरस्कार। बताइए, तो इसमें प्रथम काव्य संकलन की बात करें तो निहार 1930, निहार 1930 से लिखा है। अगले प्रश्न पे चल रहा है। नूतन ब्रह्मचारी 100 अजान 1 सुजान बताइए। नूतन ब्रह्मचारी किसकी क्या है? उपन्यास है कि नाटक है, क्या है? नूतन ब्रह्मचारी 100 अजान 1 सुजान, इनकी एक रचना और है। 100 अजान, अजान 1 सुजान, 1 सुजान, सुजान। तो यह बाल कृष्ण भट्ट की रचना है, बाल कृष्ण भट्ट की रचना है, बाल कृष्ण भट्ट, बाल कृष्ण, कृष्ण भट्ट, भट्ट लिख लीजिएगा भाई। बाल कृष्ण तो लिख ही सकते हैं, कृष्ण एड़ा है, ऐसा है। तो बाल कृष्ण भट्ट की 2 रचनाएं, नूतन ब्रह्मचारी 100 अजान 1 सुजान, यह उपन्यास विधा की रचना है। आगे चलते हैं। बाल कृष्ण भट्ट हो गया, बाल कृष्ण भट्ट तक हम देख लिए। अगले प्रश्न पे 108। भूतनाथ उपन्यास के रचयिता, भूतनाथ उपन्यास के रचयिता बताइए। भूतनाथ उपन्यास के रचयिता तो देवकी नंदन खत्री, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। श्री वेंकटेश्वर समाचार प्रकाशित होता था, श्री वेंकटेश्वर समाचार प्रकाशित होता था, श्री वेंकटेश्वर समाचार प्रकाशित होता था। कहाँ से? तो यह बम्बई से प्रकाशित होता था। श्री वेंकटेश्वर समाचार पत्र बम्बई से प्रकाशित होता था। प्रेमचंद की कृति जिसे ब्रिटिश शासन द्वारा जब्त कर लिया गया, प्रेमचंद की कौन सी कृति है जिसे ब्रिटिश शासन अंग्रेजों द्वारा जब्त कर लिया गया? तो यह सोजे वतन है, सोजे वतन है। इसमें राष्ट्रीय भावधारा से संबंधित कविताएं थी, राष्ट्रीयता का भाव था, इसलिए अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सोजे वतन। चलिए, मृगनयनी उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। मृगनयनी उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। चलिए भैया, नहीं, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री गलत है। चलिए, ऑप्शन नंबर बी नहीं, रांगे राघव भी नहीं होगा। चलिए बताइए, ये भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, तो ए सही है, जिसका भी था ए सही है। तो वृंदावन लाल वर्मा है, वृंदावन लाल वर्मा है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। खेत रहना मुहावरे का अर्थ बताइए। युद्ध में शहीद होना, कानूनी विवाद से जमीन का बच जाना, कानूनी विवाद से जमीन का बच जाना, जमीन बिक जाना, जमीन खरीदना बताइए। पागल हो क्या? भी गलत है। चलो अब बताओ, जमीन बिक जाना ये भी गलत है।
ज़मीन खरीदना तो कहीं से होगा ही नहीं। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए, युद्ध में शहीद होना। खेत रहना का मतलब है युद्ध में शहीद होना। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य बताइए, बताइए कौन सा है। हम तो पहले ही बोल दिए, मुख से निकल गया, तो प्रिय प्रवास है। प्रिय प्रवास है। इसका रचना काल 1914 है ना, मैसेज करके बताइए। इसमें कुल टोटल कितने सर्ग थे? 17 सर्ग थे। इस महाकाव्य का कथानक आप लिख लेंगे, हम बोल दे रहे हैं। इस महाकाव्य में कृष्ण के बचपन से लेकर, इसमें क्या है वही बोल रहे हैं। इस महाकाव्य में कृष्ण के बचपन से लेकर उनके मथुरा गमन और ब्रजवासियों के विरह का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया गया है। कथानक है इसमें, जो चीज़ें हैं कथानक। तो 17 सर्ग 1914, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। आगे चल रहे हैं। 113, द्विवेदी युग के संपूर्ण प्रतिनिधि कवि की बात कर रहा है। द्विवेदी युग के संपूर्ण प्रतिनिधि कौन थे? तो इसमें मैथिली शरण गुप्त थे। मैथिली शरण गुप्त जी द्विवेदी युग के संपूर्ण द्विवेदी युग के कवि थे। भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है बताइए। भारत भारती राष्ट्रीय भावना की, इसके 3 भाग हैं। अतीत खंड, वर्तमान खंड, भविष्यत खंड। वर्तमान ये व लिखा है, वर्तमान, वर्त ए म लिखा है। वर्तमान खंड, अतीत खंड, भविष्यत खंड। चलिए, इसकी रचनाकार का नाम बताइए। यह मैथिली शरण गुप्त की रचना है। भारत भारती का रचनाकाल आप मैसेज करेंगे। भारत भारती का रचनाकाल आप कमेंट में मैसेज कर देंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। संपत्ति शास्त्र के लेखक 2001 टीजीटी, 2002 टीजीटी, फिर 2004 पुनर्परीक्षा टीजीटी, 2016, फिर पीजीटी की बात करें तो 2005 पीजीटी, फिर उसके बाद 2010 पीजीटी। कम से कम, अब इस मत पूछिए कितनी बार पूछा जा चुका है संपत्ति शास्त्र। चलिए, यह महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है बताइए। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। 117 नंबर प्रश्न का आप जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है बताइए। पूजनी को अगर लिखना हो तो आप इस तरह से लिखेंगे, पूजनी। अब बताइए कहाँ लिखा है पूजनी। जहाँ लिखा होगा वही विकल्प सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए, बाकी सारे गलत हैं। ये भी गलत है, पूजनी जो कह रहे हैं ये भी गलत है, पूजनी ये भी गलत है। यही सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए, गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? गोबर, धनिया, जुनिया, बताइए। गोदान 1936 में है, इसी का पात्र है। गोबर बताइए। गोदान 1936 प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास है, तो गोदान के ही पात्र हैं। हिंदी नवरत्न, यह रचना 1910 में है। 1910 में बताइए हिंदी नवरत्न के लेखक। तो हिंदी नवरत्न के लेखक मिश्र बंधु हैं। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। अग्नि शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। चलिए भैया, अग्नि शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, बताइए। अग्नि शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। अग्नि शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। अभिन्न, अ प्लस भिन्न, अमित, अभित प्लस न, अभित प्लस न, बताइए क्या होगा। अग्नि शब्द का संधि विच्छेद करिए, बताइए। अग्नि नहीं है। देखिए, ये प्रश्न गलत लिखा है। अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद, अभिन्न।
तभी तो मैच ही नहीं कर रहा। अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद करिए, अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए सी, त का पंचम में, प्रथम का पंचम में बदलना आप नियम पढ़े हैं, तो ये त भी पंचम में बदलेगा, त था दधा ना। देखिए तो ये डबल ना हो जाएगा ना, हलंत है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद, इसे अभिन्न कर लीजिएगा, इसे अभिन्न कर लेंगे आप। चलिए अगले प्रश्न पे, फिर क्या लिखा है, 121 रत्नाकर कृत गंगा अवतरण। इसको रत्नाकर कर लीजिए, इसको रत्नाकर कर लीजिए। रत्नाकर कृत गंगा अवतरण किस छंद में है? गंगा अवतरण किस छंद में है बताइए। गंगा अवतरण किस छंद में है? तो रत्नाकर की रचना गंगा अवतरण किस छंद में है? गंगा अवतरण किस छंद में है बताइए। तो यह रोला छंद में है, रोला छंद में है। आगे चलिए, इनकी एक और रचना है ना, उद्धव शतक। चलिए अगले प्रश्न पे, अवधि का निजी छंद बताइए। न तो छप्पय है, न तो रोला है, न तो कवित है, बरवे है। छप्पय किन दो छंदों के योग से बनता है? छरऊ। छप्पय हो गया, रोला हो गया, उल्लाला हो गया। देखिए छप्पय र से रोला हो गया, रोला प्लस उल्लाला लिख लीजिएगा। छरऊ। अब कवित की बात करें तो कुदरो, दोहा प्लस रोला के योग से, दोहा प्लस रोला के योग से, रोला। कवित दोहा प्लस रोला के योग से, कवित दोहा प्लस रोला के योग से। उसके बाद छप्पय रोला प्लस उल्लाला के योग से छरऊ। आप ट्रिक बैठा लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। चलिए बताइए, शुद्ध शब्द बताइए कौन सा, बताइए। नहीं भाई, ना, पूरी तरह से गलत है। बताइए। अरे जिस पे हम कट लगाए हैं वही सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए इसमें जी लिखा है, गलत है कि नहीं? फिर इसमें भी वही लिखा है, फिर देखिए इसमें मात्रा गलत लगा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए, सरदार पूर्ण सिंह विख्यात थे, बताइए। सरदार पूर्ण सिंह, इनकी रचनाओं की बात करें तो आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, फिर उसके बाद मजदूरी और प्रेम, ये इनके निबंध थे। तो एक निबंधकार के रूप में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति थी। तो ये सारे उनके निबंध हो गए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। काशी नागरी पछाड़ी सभा की स्थापना कब हुई थी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 10 जुलाई 1800 को हुई थी। जुलाई 1800 को हुई थी, 1800 लिखा है, 10 जुलाई 1800 को हुई थी। इसके संस्थापक, फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक लॉर्ड वेलेजली थे। जबकि काशी नागरी पछाड़ी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो यह 16 जुलाई 1893 को हुई थी। देख लीजिए, लिख लीजिए, 16 जुलाई 1893 को एक क्वींस कॉलेज है वाराणसी में, क्वींस कॉलेज
उसी के 3 विद्यार्थी थे, श्याम सुंदर दास, बाबू श्याम सुंदर, बाबू जोड़ लीजिएगा, बाबू श्याम सुंदर दास, बाबू श्याम सुंदर दास, यहाँ बाबू जोड़ लीजिएगा, बाबू, प्यार से बाबू श्याम सुंदर दास। उसके बाद राम नारायण मिश्र, उसके बाद शिव कुमार सिंह थे, शिव कुमार सिंह। तो 60 में कहें तो राम श्याम शिव, राम मतलब राम नारायण, श्याम मतलब श्याम सुंदर दास, शिव मतलब शिव कुमार सिंह। तो ये ट्रिक बना सकते हैं। तो नागरी पचाड़ी सभा काशी की स्थापना 16 जुलाई 1893 को हुई थी। इसके संस्थापक क्वींस कॉलेज के 3 विद्यार्थी थे, श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र, शिव कुमार सिंह। अगर इसके प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो राधा कृष्ण दास। देखिए, काशी नागरी पचाड़ी सभा काशी के प्रथम अध्यक्ष राधा कृष्ण दास। जो चीज़ पूछी जाती है हम वही बोर्ड पे लिखते हैं, फालतू एक भी नहीं लिखते हैं। आपसे हम बता रहे हैं राधा कृष्ण दास, देख लीजिएगा प्रैक्टिस सेट, अभी आगे करवाएंगे तो कहीं न कहीं मिलेगा। तो अब ये सारे प्रश्न पूरे हो गए। देखिए, आप रात्रि 8 बजे जो जुड़ते हैं, रात्रि में 8 बजे, जो नए देख रहे हैं वीडियो को, रात्रि 8 बजे जुड़ेंगे। रात्रि 8 बजे टेलीग्राम पे हमारी क्लास होती है, वहाँ मौखिक रूप से हम आपसे पूछते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई। अलंकार अगर हम आपको पढ़ाते हैं तो वहाँ पूछते हैं कि आपको आया कि नहीं आया। जब तक आता नहीं तब तक हम छोड़ते नहीं, हमारी सबसे बड़ी कमी यही है। आपको एक बार में नहीं आएगा, 10 बार, 10 तरीके से बताएंगे, गाँव वाली तरीके से बताएंगे एकदम, जिस तरह से आप समझेंगे। कहते नहीं कि जिस भाषा में आप समझेंगे उस भाषा में समझाएंगे। हमारी आदत बड़ी गंदी है, जब आप जिस भाषा में समझते हैं उस भाषा में हम समझाने का प्रयास करते हैं। जब तक आप नहीं समझ जाते गांव की भाषा, शहर की भाषा, जिस भाषा में आप समझेंगे, जहां तक आप कहेंगे तो एकदम हम पूरे तोड़ के एक शब्द तोड़ के बताएंगे कि इस अलंकार का क्या मतलब है। तो अभी हमारा काव्य शास्त्र चल रहा है। जो भी हमारे भाई बहन जुड़ना चाहते हैं तो 706862 पे संपर्क करेंगे, वहाँ मैसेज करेंगे तो आपको जोड़ दिया जाएगा। बस अब देखिए, अब आगे से 2005 के प्रश्नों को हम देखेंगे। 2004 का ख़त्म हो गया। TGT 2005 के प्रश्नों को देखेंगे। TGT 2000 नई भर्ती आ रही है जो, उसमें 3200 से प्लस ही पद रहेंगे, 3200 से प्लस पद रहेंगे। टोटल प्रश्नों की संख्या 90 + 30 GS रहेगा, 90 + 30। तो सिलेबस तो आपका वही आया है, सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं, सिलेबस को लेकर आप परेशान नहीं होंगे। माइनस मार्किंग 1/3 रहेगा, आप जानते ही हैं। प्रश्नों की संख्या 120 रहेगी, पूरा एक प्रश्न 3 अंक का होगा, टोटल पूर्णांक 360 रहेगा। तो सारी चीज़ें हम कंफर्म कर चुके हैं। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। जो नए जुड़े हैं, देखिए भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर। अपना फीडबैक अंत में ज़रूर दिया करिए, प्रैक्टिस सेट कैसा है, आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। जो भी प्रश्न हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दिया करिए। धन्यवाद।